न होना, कभी किसी बात पर निराश न होना। ये ज़िंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ एम अजमत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं, जिसमें आप पिछले भाग 2 के दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ईदगाह और इनके लेखक है प्रेमचंद और विद्या कहानी है। हम आपको ईदगाह कहानी के सारांश को बताएंगे, फिर लेखक के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं प्रेमचंद के बारे में, जो लेखक है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी बनारस में हुआ था। इनका नाम पहले धनपत राय था, बाद में इनका नाम नवाब राय हुआ। लेकिन जब ये लिखने लगे, क्योंकि ये 7-8 साल से ही लिखने लग गए थे, लिखने के क्रम में इन्होंने अपना नाम चेंज करके प्रेमचंद रख लिया। और इनका जो ईदगाह कहानी है बहुत ही फेमस हुआ था, इसीलिए क्लास 10th के दूसरा पार्ट में लिया गया है। इस चैप्टर से हर बार स्टूडेंट के लिए 6 नंबर फिक्स रहता है। तो इनको हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने एक कोटेशन लिखा कि मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन मैं कुछ लिख न लूँ उस दिन हमें रोटी खाने का अधिकार नहीं है। तो आप इस कोटेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े लेखक थे। स्टार्ट करते हैं ईदगाह कहानी के सारांश को, देखते हैं। ईदगाह कहानी के नायक है हामिद और उनके दादी का नाम है अमीना। हामिद के कुछ दोस्त हैं इस कहानी में, जो महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी है। तो हम ईदगाह कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। ईदगाह प्लास्टर किया हुआ है, वहाँ एक पेड़ है इमली का, और ईद रमज़ान ख़त्म हो चुकी है, 30 रोजे हो चुके हैं। सभी बच्चे ईद के चांद को देखकर काफ़ी उत्साहित हैं और ईद की तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे सभी बच्चे नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए हैं और उन सब के हाथ में कुबेर के धन मिल गए हैं। बार बार गिनते हैं, अपने जेब में रख लेते हैं। हामिद अब एक छोटा लड़का है 4-5 साल का। इनके पास मात्र 3 पैसे हैं। इनकी दादी अमीना काफ़ी बेचैन अपनी कोठरी में रो रही है, ताकि वो अफसोस में रो रही है कि हमारा पोता 3 कोस पैदल ईदगाह कैसे जाएगा, और फिर अगर हम जाएंगे तो उसे कभी कभी गोद ले लेंगे, जिससे उनके नन्हे पाँव में जलन नहीं होगा। लेकिन वो अगर जाती है तो ईद का त्यौहार है, मेहतराइन वगैरह आएगी, उनको कौन सेवैयाँ वगैरह देगा। ये सोच सोच कर दादी अमीना काफ़ी निराश है। तो चलते हैं, अब हामिद की हाल सुनते हैं। हामिद अचानक से आता है, अपनी दादी से कहता है कि मैं मेला जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले आऊँगा, डरना मत दादी, मैं सबसे पहले आऊँगा। हामिद चला जाता है मेला जाने के बाद रास्ते में सब अपने दादा कोई चाचा के साथ जाते हैं। मेला पहुँचते हैं। मेले में ईद की नमाजें होती हैं। नमाज के क्रम में सभी लोग एक साथ सिजदे में गिरते हैं और सभी एक साथ खड़े होते हैं। ऐसा लगता है मानो बिजली के बल्ब एक बटन से हजारों बल्ब जलते हैं और एक साथ बंद हो जाते हैं। नमाज खत्म हो जाती है, सभी बच्चे अब खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। तो तरह तरह के खिलौने थे, सभी खिलौने मिट्टी के बने हुए थे और सारे खिलौनों का रेट 2 पैसे था, क्योंकि हामिद के पास 3 पैसे थे और लोगों के पास बहुत सारे पैसे थे। जैसे महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे थे। इनसे अनगिनत चीज़ें खरीदी जा सकती थी। तो हामिद खिलौने की दुकान पर देखते और वो सोचने लगते कि इन खिलौनों से हम क्या करेंगे। ये खिलौने मिट्टी के बने हुए, अगर पानी पड़ा तो रंग चला जाएगा, अगर थोड़ा सा गिरा तो ये टूट फूट जाएंगे। इसलिए वो खिलौने की दुकानों से आगे बढ़ गए। वही महमूद खिलौने की दुकान में सिपाही लिए, मोहसिन भिस्ती लिए और नूर को वकील से प्रेम था, वकील खरीदा। सम्मी ने खंजरी खरीदा। खिलौने की दुकान से आगे बढ़े तो मिठाइयों की काफ़ी दुकानें थी। मिठाइयों की दुकान पे जाकर सभी बच्चे मिठाई खरीदने लगे और खाने लगे। तभी हामिद मिठाई की दुकान पर पहुँच कर सोचने लगते हैं, ये मिठाई तो पल भर हमें सुकून देगा, हमारे टेस्ट थोड़ा सा टेस्ट होगा, इन मिठाई से मेरे पैसे फजूल में बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने मिठाई न लेकर लोग दूसरे बच्चों को खाते देख काफ़ी ललचाते रहे। अचानक से उनकी नज़र
भिश्ती मोहसिन रेवड़ी खरीदा था जो काफ़ी मज़ेदार था, उनकी तरफ गया तो मोहसिन उनको बोलते हैं हामिद लो रेवड़ी खा लो, कितना मज़ेदार है, कितना स्वादिष्ट है। जैसे ही हामिद हाथ बढ़ाते हैं और वो रेवड़ी अपने मुंह में डाल लेते हैं, सभी बच्चे खूब ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। ये देखकर हामिद काफ़ी खिसिया जाता है, लेकिन क्या करे बेचारा, काफ़ी मजबूर था। वो सोच रहे थे कि 3 पैसे में हमें रंग जमाना है, सभी से अच्छा सामान खरीदना है। अचानक से आगे सभी बच्चे बढ़ जाते हैं। एक चिमटे की दुकान है जहां बच्चों के लिए कोई आकर्षण की चीज़ नहीं है। सभी बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद चिमटा देखकर वहां रुक जाती है और उसके मन में ख्याल आने लगता है कि हमारे दादी के पास चिमटा नहीं है, उनकी उंगलियां तवे में रोटी निकालते समय जल जाती हैं। अगर मैं चिमटा खरीद लूँ तो मेरे दादी को काफ़ी काम आएंगे। इस वजह से वो वहाँ रुक जाते हैं। काफ़ी मोल भाव करने के बाद 3 पैसे में चिमटा खरीद लेते हैं। और चिमटा खरीदते समय उसके मन में विचार आते हैं, अगर दादी को हम चिमटा दे दो तो काफ़ी खुश होंगे, गांव में दिखाएंगे, लोग हमारी काफ़ी तारीफ़ें करेंगे और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में कबूल होती हैं। इतना कहकर वो चिमटा खरीदा और गले में लगाया मानो बंदूक, और अपने साथियों के पास दौड़ते हुए पहुंचा। साथी लोग देखकर काफ़ी उनका मजाक उड़ाने लगे कि कैसा बेवकूफ़ लड़का है, चिमटा खरीद के लाया है। इतना कहते ही वो कहने लगा कि अभी कंधा पे रखा तो बंदूक, चाहो तो तुम्हारे सभी चिमटों का जान निकाल सकता हूँ। इतने में महमूद, मोहसिन, नूरे, समी सभी मोहित हो गए उन खिलौनों को देखकर। कहा ठीक है, तुम चिमटा से मेरा खिलौना बदलोगे? उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे छोटे से खिलौने से मैं कैसे चेंज करूँ। तो सभी ने प्लान बनाया। प्लान ये बनाया कि बारी बारी से सब तुम्हारा चिमटा मेरे हाथ में है और मेरा खिलौना तुम्हारे हाथ में पहुँचे। तो हामिद मान गया। सभी एक दूसरे के खिलौनों को पकड़ने लगे और सभी के खिलौनों को बारी बारी से हामिद पकड़े और उनको काफ़ी मज़ा आया। फिर रास्ते में ये बातें ख़त्म हुई, सभी अपने अपने घर पहुंच गए और दादी अमीना को देखते ही हामिद डायरेक्ट उनके गोद में चला गया। और अचानक से अमीना हामिद के हाथ में चिमटा देखकर चौंक गए और वो सोचने लगा, बेवकूफ़ लड़का, तुम मेले में इतना सामान था, इतना मिठाइयाँ था, लेकिन तुम कुछ खाया ना पिया, ये क्या उठा के लाया है चिमटा। तब हामिद ने कहा कि तुम्हारी रोटी निकालते समय तवे में हाथ जल जाती, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा। तो अमीना के मन गदगद हो गया और वो सोचने लगे कि इतनी भीड़ में भी दादी अमीना की यादें बनी रही, और वो ये सोचने लगे कि शायद अगर जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है, इन बच्चों को भी मिलता तो इसका दिमाग कितना काम करता। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि बच्चे चाहे जैसे भी हो, वो अपने बड़ों के बारे में और अपने समाज के बारे में सोचते हैं, और कोई बच्चा वंचित होता है तो वो किस तरीके से सोचते हैं। आपका क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका अगला टॉपिक होगा बाल गोविंद भगत के बारे में।